नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिकी। ये हमारा यांत्रिकी का दूसरा वीडियो है। इस पर भी कई वीडियो बन सकते हैं। तो इस पर पिछले सेक्शन में हमने कुछ चीज़ों का डिस्कशन किया था यांत्रिकी के संबंध में, मैकेनिक्स के बारे में। इसमें आज जो है हमारे पास नया टॉपिक है कुछ यांत्रिकी में। जो आपका बचा हुआ पोर्शन है उसको धीरे धीरे कवर कराया जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। तो चलिए ये शुरू करते हैं। यांत्रिकी मैकेनिक्स का सेकंड वीडियो हमारा है ये। तो जो टॉपिक है हमारा ये है, पहला बल आघूर्ण टार्क। एक टॉपिक ये बल आघूर्ण है, टार्क है। दूसरा है जड़त्व आघूर्ण। तीसरा है कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। चौथा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। उसके बाद केपलर के नियम है, केपलर के 3 नियम है, उसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न यहाँ पर जितने टॉपिक में डिस्कशन कर रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको चाहेंगे तो नोट भी कर लेंगे। वैसे आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित जो भी एप्लीकेशन है मुख्य रूप से उसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। बल आघूर्ण यानी टार्क। बल आघूर्ण होता क्या है, जैसा कि डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं हम, कि जब किसी पिंड को बाह्य बल किसी अक्ष के परतक घुमाने का प्रयास करता है, किसी पिंड को बाह्य बल किसी अक्ष के परतक घुमाने का प्रयास करता है, तो बल की इस प्रकृति को बल आघूर्ण कहा जाता है। ये तो डिफिनेशन हो गई, लेकिन इस डिफिनेशन को समझेंगे कैसे, कि जो बात मैंने यहाँ लिखी है और जो बात मैं कह रहा हूँ इस बात को समझेंगे कैसे। तो समझेंगे ऐसे कि कोई पिंड है और कोई यहाँ से फोर्स लगा रहा है कुछ दूरी पर, यहाँ से फोर्स F लगाया जा रहा है और इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अक्ष है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है ये। इसको मैंने यहाँ फोर्स लगाया और यहाँ घुमाना इसको शुरू किया। अब यहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस जगह से फोर्स लगा रहा हूँ और इसको घुमाने प्रयास कर रहा हूँ इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। जैसा घुमा सकते हैं वैसा घुमाइए इसको। तो फोर्स कुछ डिस्टेंस से लगानी पड़ेगी हमको, या बिल्कुल अक्ष जो एक्सिस है उसी को पकड़ के घुमाए हम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ डिस्टेंस हमने माना है कि मैंने r डिस्टेंस से इसको घुमा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये अपने एक्सिस पे घूम जाएगा। तो इस पर मैंने बाहर से क्या लगाया है, F लगाया है, फोर्स लगाया है। क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। ठीक है, तो मैंने फोर्स लगा के इसको घुमा दिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिली, R और F मिला। ठीक है, तो जो भी फोर्स इस पर क्रिएट हम लोग कर रहे हैं, जो भी बल लगा रहे हैं, वो कितनी तेज़ी से लगेगा ये किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है, वो R पर निर्भर कर रहा है। R मतलब कि कितनी दूरी से लगाया जा रहा है। यदि हम पास से लगाते हैं तो उतनी तेज़ी से नहीं घूम पाएगा, या हमको ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर दूरी से लगा रहे हैं तो कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, कम बल की आवश्यकता पड़ेगी किसी चीज़ को घुमाने के लिए। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो इसे क्या बोला गया, बल आघूर्ण बोला गया। इस बल को क्या बोला गया, बल आघूर्ण, घुमाने के लिए। जब किसी पिंड को बाह्य बल किसी अक्ष के परतक घुमाने का प्रयास करता है तो बल की इस प्रकृति को बल आघूर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर से हम समझेंगे। जो उदाहरण है तो उदाहरण देगा आपको परीक्षा में, आपसे पूछेगा कि बताइए किसका उदाहरण है। तो अगर आप जान रहे हैं, इसको समझें तो आप कर लेंगे। जैसे स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेच को आसानी से घुमाया जाता है। तो पेच को तो घुमाया जाता है ना स्क्रू ड्राइवर से, तो हम फोर्स ऊपर से लगाते हैं ना इसको घुमाने के लिए। तो उससे क्या, R डिस्टेंस पर कुछ डिस्टेंस होगी, R कुछ डिस्टेंस हो सकती है। पेचकस होता है किसी घुमाने के लिए। हैंड पंप होता है, हैंड पंप के हत्थे को लंबा रखना। हैंड पंप होता है, उसके हत्थे को अगर नज़दीक से अगर हम बिल्कुल हत्था ना लगाए, और अगर हमको लगा तो कितनी ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर हैंड पंप का हत्था लंबा है तो हमको उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर एक तरह का हमें क्या, बाहरी फोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, और जो फोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है, बल आघूर्ण कहला रहा है। हैंड पंप के हत्थे को लंबा रखना, इससे हैंड पंप चलाने में आसानी होती है। इसका एक उदाहरण है ये। अगर इसको आप समझ रहे हैं तो आप इससे संबंधित कोई अन्य उदाहरण भी आ जाता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए दरवाज़ा है, दरवाज़ा का हैंडल जो होता है उसमें देखते हैं कि हैंडल से आसानी से खींचा जा सकता है। हैंडल क्या हो, दरवाजे का जो सतह होती है उससे दूरी पर थोड़ा होता है, जिससे हम आसानी से खींच सकें, पुल कर सकें। ठीक है,
और एक चीज़ और देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब मान लीजिए दरवाज़ा है और यहाँ पर कब्जा है, इस जगह पे कब्जा लगा हुआ है। अब यहाँ पे हैंडल है, इस हैंडल को पकड़ के हम खोलते हैं दरवाजे को। और अगर इस कब्जे को अगर हम इस हैंडल को यहाँ लगा दें और तब खोलना हो, तब इस कब्जे के नहीं, कब्जे यहाँ लगा दे कब्जा, तब आपको ज़्यादा ताकत हो सकता है, खुले ही ना। ठीक है, जितना पास होगा एक्सिस के उतना ही ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, और जितना दूर होगा उतना ही कम फोर्स की आवश्यकता होगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में तो आ गई होगी, बल आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं जड़ तो आघूर्ण। जड़ तो आघूर्ण की बात करते हैं। पिंड का वह गुण जिसके गुण के कारण वह किसी अक्ष के प्रति घूर्णन किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, पिंड का वह गुण जिसके गुण के कारण वह किसी अक्ष के प्रति घूर्णन किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। पिंड का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इसको कैसे समझेंगे, बिल्कुल उसी उदाहरण समझ सकते हैं, बल आघूर्ण से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे कि कोई भी नट बोल्ट है, स्क्रू ड्राइवर का पेच खोलना है, तो जब पेच हम घुमाते हैं तो एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। यहाँ पर एक प्रतिक्रिया बल कार्य जिससे वो घूम सकता है, वो एक अगेंस्ट फोर्स कार्य कर रहा होता है। जब हम दरवाजे खोलते हैं तो एक क्यों फोर्स हमको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उसके प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा है उसके अगेंस्ट में। तो घूर्णन किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो पिंड का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। क्लियर। उदाहरण लेते हैं, ये तो एक हो गया। इसका उदाहरण क्या हो सकता है कि एक सबसे अच्छा सटीक उदाहरण जो हमको बैलेंस करती है किसी चीज़ को, बैलेंस। तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण किसी चीज़ को बैलेंस करने के उपयोग में आ रही है, क्योंकि जब तक परिवर्तन का विरोध कर रहा है तब तक ही कोई चीज़ संतुलित हो सकती है। वरना जब कोई चीज़ विरोध ही नहीं करेगा तो फिर संतुलन कैसे होगा, क्योंकि कोई चीज़ संतुलित कैसे हो सकती है। कैसे आप संतुलन में खड़े हैं, कैसे आप संतुलित होकर चलते हैं। जब आप चल रहे होते हैं एक प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा होता है कि आप पीछे की तरफ धरती को ढकेल रहे होते हो, आगे तरफ बढ़ रहे होते हैं। अगर कोई फोर्स में परिवर्तन ना हो, उसका विरोध ना हो, तो आप कैसे चल सकते हैं, क्योंकि आप संतुलित होकर नहीं चल पाएंगे, आप गिर जाएंगे। इसका मतलब फ्रिक्शन खत्म हो गया, परिवर्तन खत्म हो गया है और विरोध खत्म हो गया है, तो आप गिर गए। तो यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण जो है कि रस्सी पर करतब दिखाने वाला नट, जो रस्सी करतब दिखाते हैं उसे नट बोलते हैं। जो करतब दिखाते हैं जो लोग, नट बोला जाता है उनको। चलते हैं रस्सी में, पतली से रस्सी लगा लेते हैं दो पिलर्स के बीच में और चलते हैं, सर्कस दिखाते हैं। नट रस्सी पर संतुलन बनाए रखने के लिए एक लंबी लाठी का प्रयोग करते हैं। वो लाठी क्या करते हैं, जब इधर झुकने लगते हैं तो इधर बढ़ा देते हैं, और जब इधर झुकने लगते हैं इधर बढ़ा देते हैं। लंबी लाठी का प्रयोग करते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। अब आते हैं कोणीय संवेग पर, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग क्या होता है, तो पहले नंबर तो मैं आपको पिछली वीडियो में संवेग के बारे में बता चुका हूं। तो संवेग क्या होता है, P = mv। तो संवेग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी = संवेग। तो इसमें कह रहा है कोणीय संवेग, संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है। कोणीय संवेग = दूरी इंटू संवेग। कोई वृत्त है, घूम रहा है, कोई पिंड इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो इसका अपना एक संवेग होगा। संवेग कभी कभी परिवर्तित भी होता है, कभी कभी नियत भी रहता है। ठीक है, जब कोई पिंड वृत्तीय गति कर रहा है तो संवेग क्या होगा, हमेशा नियत रहेगा। यहाँ पर जो संवेग वही रहेगा, यहाँ पर भी संवेग वही रहेगा, यहाँ पर भी संवेग वही रहेगा, और यहाँ पर भी संवेग वही रहेगा।
दूरी इंटू संवेग, यहाँ पर लिखा है मैंने कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करते समय पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई यहाँ पर वही चीज़ है। और इसका अगर एक मैथमेटिकल फॉर्म जनरेट किया जाए तो क्या निकलेगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको डिराइव करते हैं, डेरिवेशन में नहीं जाएंगे हम, वो डिटेल में हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि v जो एक वेलोसिटी है और r क्या है, उसके बीच की दूरी है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या यहाँ से r। और कोई पिंड क्या है, v वेलोसिटी से रन कर रहा है और उसका अपना एक मास भी होगा, तो m और वेलोसिटी के मल्टीपल को संवेग बोला जाता है, और इसमें एक r आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन निकालते हैं और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r पे आते हैं। तो इस समय क्या पता चलता है कि जो वेलोसिटी है वो r के त्रिज्या के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थात कि कोई पिंड सेंटर से जितना दूर होगा, जहाँ से कोई चीज़ घुमाई जा रही है, जितना दूर होगा उतनी उसकी स्पीड क्या होगी, कम, और जितना नज़दीक होगा सेंटर के उतना ही तेज घूमेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कोई पत्थर रस्सी से बांध के घुमाते हैं और जैसे जैसे हम रस्सी को लंबा करते जाएंगे उसकी स्पीड क्या स्लो हो जाएगी, और जैसे हमारे नज़दीक रहेगा वो पिंड उतनी तेज़ी से वो घूमेगा। जो हम कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से हमको ये डेरिवेशन प्राप्त होता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r होता है। ठीक है, उदाहरण वही चीज़ जो मैंने आपको बताया अभी कि यदि कोई डोरी को एक पत्थर से बांधकर घुमाए तो डोरी की लंबाई बढ़ाने पर पत्थर का वेग घटता जाएगा। जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वेग घटता जाएगा, और डोरी की लंबाई कम करने पर पत्थर का वेग बढ़ेगा। अब आते हैं केपलर के नियम पर। केपलर का नियम, प्रथम नियम क्या है, कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है इसे। लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो केपलर का प्रथम नियम से बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षाओं का नियम। ठीक, डायग्राम से समझ सकते हैं कि यह सूर्य है और यह परवलयाकार क्या है, कक्षा है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा, परवलयाकार कक्षा है कि कोई भी ग्रह या प्लैनेट जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वो ग्रह हमेशा सूर्य के एक फोकस पे बना रहता है, ना दूर ना ज़्यादा ना जिगजैग फॉर्म में नहीं रहेगा, एक फोकस पे रहता है हमेशा। वो एक फोकस पे चलता रहेगा, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। तो एक फोकस इसने बना के रखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक, ग्रह कभी इस तरह से बदल रहा है, फोकस है। सभी ग्रह, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ध्यान सुनेंगे, सभी ग्रह सूर्य के चारों एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं, कक्षाओं का नियम, परिक्रमण करते हैं तथा कक्षाओं के फोकस पर सूर्य स्थित होता है। कक्षाओं के फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ठीक है, तो उसके एक फोकस पे है वो। ठीक है, एक फोकस बिंदु है कि एक सेंटर बिंदु है यहाँ पर, जो इसके फोकस पे ग्रह बना हुआ है। ठीक है, ये तो कक्षाओं का नियम होगा पहला। तो आपको याद क्या रखना है, केपलर का प्रथम नियम क्या कहलाता है, कक्षाओं का नियम, जिसमें कक्षाओं के बारे में बताया गया हो। ठीक है, इसमें यही बताया गया कि कक्षाओं के फोकस पे सूर्य क्या होता है। इस कक्षाएं क्या है, ये एक एक्सिस है जिसपे ग्रह है, एक कोई और दूसरा ग्रह होगा जो उसकी एक्सिस ये होगी, कोई एक ग्रह और होगा जो इसकी एक्सिस ये होगी। तो ऐसे क्या होता है, विभिन्न कक्षाएं होती, तो उस पर एक फोकस पे ये क्या सूर्य बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से कह सकते हैं मेरी उस पर नज़र बनी हुई है, उस सूर्य की नज़र उस ग्रह पर बनी हुई है, चारों तरफ घूम रहा है, उसकी नज़र उस पर बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से। द्वितीय नियम क्षेत्रफलीय चाल का नियम है। ये कैसा नियम, क्षेत्रफलीय चाल। तो यहाँ पर जो दूसरा नियम है उसमें क्या देगा, क्षेत्रफलीय चाल याद रखेंगे आपको। तो ये नियम क्या है,
कि आप डायग्राम देख के समझिए कुछ। क्या समझेंगे? कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी हो। अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती। कैसे? कि जब ग्रह यहाँ पर था, माना कि पृथ्वी यहाँ पर थी, तो मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक। फिर ग्रह यहाँ पहुँच गया टी टाइम में, कोई टाइम है, टी टाइम है। अब यहाँ पर महीने ले लीजिए, 2 महीने, 3 महीने ले लीजिए, 4 महीने ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब इसका कुछ अपना यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको मिलाया और इसका क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पर पहुँची, तो एक रेखा हमने यहाँ खींची, एक रेखा यहाँ खींची, और फिर मैंने टी डिसाइड कर लिया, ठीक है। एक टाइम मैंने सेट कर लिया, ठीक है। तो टी टाइम में उसने यहाँ से यहाँ चला और टी टाइम में यहाँ से यहाँ चला, टी टाइम में। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और जब इसका क्षेत्रफल निकाला है, तो दोनों का क्षेत्रफल समान ही निकालना है। समान समय में समान क्षेत्रफल चलेगी, जो भी ग्रह होगा वो तय करेगा, समान क्षेत्रफल तय करेगा समान समय में। टाइम वेरी नहीं करना चाहिए। अगर टाइम वेरी करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्षेत्रफल अलग अलग हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ चौड़ा हो गया, लेकिन इसकी लंबाई गहराई क्या हो गई, कम हो गई है। यहाँ गहराई ज़्यादा है, तो यहाँ गहराई कम है, लेकिन फिर इसका क्या हो गया, चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो यहाँ समझ सकते हैं द्वितीय नियम, क्षेत्रफलीय चाल का नियम। अब आते हैं तृतीय नियम पर। क्या करते हैं? तृतीय नियम पर। तृतीय नियम में क्या, परिक्रमण कालों का नियम है ये, लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड में अब ये याद रखना आपको कि पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है। अगर आपको याद है तभी आप कर पाएंगे। तो पहला नियम तो क्या, कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम क्या, क्षेत्रीय चाल का नियम, और तीसरा नियम परिक्रमण कालों का नियम, मतलब लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड में क्या दिया हुआ है, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का क्यूब। मतलब कि आर का क्यूब, मतलब कि कोई भी ग्रह, अब कोई भी ग्रह आर डिस्टेंस पे हो सकता है, यहाँ पर आर डिस्टेंस पे हो सकता है कोई ग्रह, ठीक है। और ये अपना इसका अपना टाइम होगा चलने का, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो टाइम, तो जब हम यहाँ पर ध्यान देंगे डेरिवेशन में, जब हम यहाँ देखते हैं कि टी अगर स्क्वायर और क्यूब हटा दिया जाए, तो हम यहाँ से देखा जाए तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है। इसका मतलब ये कि अगर आर बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आर बढ़ रहा है और टाइम बढ़ रहा है, इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि टाइम यहाँ पर किस चीज़ में, परिक्रमा के संबंध में, परिक्रमण कालों लिखा है ना, परिक्रमा के संबंध में है कि जो उपग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर होगा उसको उतना ही समय लगेगा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, ठीक है। तो आर बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता चला जाएगा। जो सूर्य के जितना नज़दीक होगा वो उसका क्या होगा, परिक्रमण का उतना ही कम होगा। तो अगर हम उदाहरण देके समझाएं तो ये समझ आएंगे कि आप जानते हैं कि बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आएगा। तो अगर हम इसकी तुलना करें तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम समय कौन लेगा, तो सबसे कम समय बुध लेगा और सबसे ज़्यादा समय मंगल लेगा। मंगल के आगे निकल जाइए, ठीक है, और निकल जाइए, वरुण पहुंच जाइए, तो वहाँ पर वो और ज़्यादा समय लेगा। प्लूटो चले जाइए, जो कि ग्रह नहीं है, जो कि ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया, पहले ग्रह की श्रेणी में था, तो उसको ले लीजिए, तो वो और समय लेगा, ठीक है। या कोई पिंड भी हो सकता है जो बहुत दूरी पे है, जो आर जो बढ़ता चला जा रहा है तो समय बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने तीनों नियम पढ़े, लेकिन तीनों नियम में पहला नियम कौन सा है, दूसरा नियम कौन सा है और तीसरा नियम कौन सा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला नियम कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम क्षेत्रफलीय चाल का नियम, और तृतीय नियम परिक्रमण कालों का नियम। तो ये तीनों नियम आपको याद रखने पड़ेंगे अगर परीक्षा में आता हो, जिससे आप कर सकें इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।